हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का पाठ्य पुस्तक क्षितिज उससे रिलेटेड हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ दे रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए, हर चैप्टर से हम एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ उठाए हैं और इसको आपको समझाते हुए इसका आंसर हम देंगे। तो बच्चों, आप इसको ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दो बैलों की कथा से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन है, औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, हीरा के इस कथन से पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति की ओर संकेत किया गया है। यानी हमारे समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। इस समाज में, यानी पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की क्या दशा है, उसको यहाँ पर बताया गया है। किसके माध्यम से? हीरा के इस कथन के माध्यम से। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, यानी दुर्व्यवहार मतलब खराब व्यवहार किया जाता है। पुरुष वर्ग शारीरिक यातनाएं देने से भी पीछे नहीं हटता। शारीरिक यातनाएं मतलब होता है मारपीट करना स्त्रियों के साथ, उससे भी वे बाज नहीं आते। अतः सभ्य गुणों के प्रतीक हीरा मोती के माध्यम से लेखक ने पुरुष प्रधान समाज को स्मरण कराया है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ये प्रेमचंद जी हीरा मोती के माध्यम से पुरुष प्रधान समाज को ये याद दिलाता है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। एक सभ्य समाज एवं नैतिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, दो बैलों की कथा। अब देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है लाशा की ओर। उससे एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि आप क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो चलिए, इसका उत्तर देखते हैं। तिब्बत भारत और नेपाल के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तिब्बत कहाँ स्थित है? भारत और नेपाल के उत्तर में। ये समुद्र तल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और निर्जन है। इसके रास्ते कैसे हैं? ऊंचे नीचे और निर्जन, मतलब एकदम सुनसान है। दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की ओर, हिमालय के बर्फ से ढके हजारों शिखर है। यानी दक्षिण की ओर से पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढके हजारों शिखर है। जबकि भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ एकदम नग्न है, मतलब खाली है। तिंगड़ी नामक एक विशाल मैदान है जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू के समान लगता है। जैसे लगता है चारों तरफ ये जो मैदान है तिंगड़ी का, वो पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और लगता ही ये टापू के समान लगता है। तिब्बत की स्थिति हमारा राज्य या शहर से इसलिए भिन्न है क्योंकि हमारा राज्य या शहर मैदानी भूभाग में स्थित है,
जबकि तिब्बत पहाड़ी और पठारी भूभाग में है। यानी हमारा जो राज्य या शहर है वो मैदानी भूभाग में है, समतल पर, लेकिन तिब्बत क्या है, पहाड़ी और पठारी भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर से लिया गया है, थर्ड चैप्टर, उपभोक्ता की संस्कृति। उससे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लिए हैं। लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक नींव को हिलाकर रख दिया। भारतीय दर्शन सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास करता है तथा भारत मर्यादाओं और नैतिकताओं का पक्षधर है। यानी भारत जो है वो सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास रखता है तथा भारत मर्यादाओं और नैतिकताओं का पक्षधर है, जबकि उपभोक्तावादी संस्कृति ठीक इसके विपरीत है। ये केवल वस्तुओं के उत्पादन, संचय और उपभोग पर बल देती है, जिसके प्रभाव में आकर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान भूलते जा रहे हैं। यानी ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, यानी एडवर्टाइज, विज्ञापन के चलते हम क्या कर रहे हैं, अपने जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए इस संस्कृति को हमारे जीवन के लिए चुनौती कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ चैप्टर, सांवले सपनों की याद। उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। किस स्टोरी का नाम सांवले सपनों की याद क्यों दिया गया है, इसकी क्या सार्थकता है? तो उत्तर देखिए, सांवले सपने अर्थात धुंधली स्मृति, लेकिन यहाँ ये मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक है। सपने हमेशा रहस्य और जिज्ञासा से भरे होते हैं। इस निबंध के माध्यम से सालिम अली की याद को ताज़ा बनाए रखना एक प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर सालिम अली जो है वो अपने कुछ यादों को, धुंधली सी यादों को, यानी अपनी मन की इच्छाओं को दर्शाए हैं। कभी उनको लेखक उनको दर्शाना चाहते हैं, सलीम अली की यादें, यही उनका प्रमुख उद्देश्य था कि उनके मन में जो इच्छा था उनको यहाँ पर इस निबंध में दर्शाया गया है। लेखक ये भी बताना चाहता है कि जो सपने सालिम अली ने देखे थे वे सपने उनके थे, मौलिक थे। वैसा सपना देखना सबके बस की बात नहीं। लेखक को पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की याद आती है। लेखक को क्या याद आती है? सालिम अली की जो सालिम अली जो थे वे पक्षी प्रेमी थे। उनके जो सपने थे सालिम अली को, उन सपनों को लेखक को याद आती है। इस प्रकार ये शीर्षक सार्थक है। इसलिए लेखक ने इस निबंध का नाम सांवले सपनों की याद रखे हैं। धुंधली सी यादें, सांवले सपने मतलब क्या? धुंधली सी यादें। और ये लास्ट क्वेश्चन लिया गया है प्रेमचंद की फटे जूते। उससे रिलेटेड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? तो देखिए इसका आंसर। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहला पॉइंट हम दिए हैं सादा जीवन उच्च विचार।
प्रेमचंद सीधे साधे व्यक्ति थे। वे फटे हुए जूतों के साथ भी सम्मानपूर्वक फोटो खिंचवा सकते थे। वे सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों से दूर थे। उनका ध्यान सिर्फ उच्च विचारों पर था। नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं आशावादी व आत्मविश्वासी। वे आशावादी एवं स्वयं पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वे विकट परिस्थितियों में से भी ना घबराकर हमेशा उनका सामना करने के लिए तत्पर रहते थे, यानी तैयार रहते थे। वे आशावादी और आत्मविश्वासी थे। अपने ऊपर उनका विश्वास था। वे बहुत विकट परिस्थिति यानी बहुत ज़्यादा समस्या आने पर भी वे घबराते नहीं थे, बल्कि उनका सामना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं स्वाभिमानी व्यक्तित्व। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी इंसान थे। वे दिखावा करने के लिए किसी से कोई वस्तु मांग कर प्रयोग नहीं करते थे। और लास्ट पॉइंट लिए हैं संघर्षशील। प्रेमचंद अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहे। वे अभावग्रस्त यानी तंगी के समय भी वे अभावग्रस्त जीवन जीने के बावजूद हार ना मानने वाले और कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्ति थे। वे कितने भी तंगी जीवन में आ जाए, वे कभी भी उनसे डरते नहीं थे, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी वे सामना करते थे। निडर होकर सामना करते थे। हर परिस्थिति का मुकाबला वे करते थे। तो यहीं पर आपका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर खत्म होती है। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर को आप ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।